नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, वो है अफ़गानिस्तान। आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि अफ़गानिस्तान को द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आज दिन तक अफ़गानिस्तान के ऊपर कोई भी फॉरेन पावर राज नहीं कर पाई है, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री क्या है, क्यों इसको ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर बोला जाता है और क्या कारण है कि कोई भी फॉरेन पावर इसके ऊपर कभी भी राज नहीं कर पाई। अभी आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, तो ऐसे में हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री क्या है, इनकी फाइटिंग क्या, वॉरियर प्रोवेस क्या है और क्यों इसके ऊपर कोई भी फॉरेन पावर राज नहीं कर पाई, जबकि भारत और पाकिस्तान के ऊपर भी अंग्रेज़ों ने राज किया। दुनिया के ऐसे बहुत से हिस्से हैं जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने या बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ ने राज किया, कॉलोनियल पावर्स बनी वो। लेकिन अफ़गानिस्तान एक ऐसा देश जहाँ पे कभी भी कोई फॉरेन पावर राज नहीं कर पाई, क्यों इसको ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है। तो अफ़गानिस्तान ने एक रेपुटेशन अर्न की है, दैट इज़ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, क्योंकि सेंचुरीज तक यहाँ के लोगों ने और फाइटर्स ने जो फॉरेन पावर्स है उनके कंट्रोल को रेजिस्ट किया है। तो हम इस लेक्चर में देखेंगे कि ये जो माउंटेनियस नेशन है ये कैसे इतने सालों से कॉन्क्वेस्ट को डिफाइड करता जा रहा है और कैसे यहाँ पे जो गवर्नेंस है वो सेंट्रलाइज है। और ये जो लेसन है हिस्ट्री का, ये हमें मॉडर्न इंगेजमेंट जो है अफगानिस्तान के साथ, उसके बारे में भी बहुत चीज़ें बताएगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे किसी भी कनकेस्ट को अफगानिस्तान ने पूरा नहीं होने दिया। सबसे पहले आपके पास आता है ट्राइबल डाइवर्सिटी। देखिए, जो आपका अफगानिस्तान है कि इंडिया, सेंट्रल एशिया, ईरान, इनके मेनलैंड रूट में लोकेटेड है। तो यहाँ पे काफ़ी बार इसे इन्वेड किया गया, लेकिन यहाँ पे जितने भी ट्राइब्स हैं उन्होंने कभी भी किसी फॉरेन इन्वेजन को यहाँ पे टिकने ही नहीं दिया। हालांकि यहाँ पे कई ऐसे ट्राइब्स हैं जो एक दूसरे के साथ भी काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल हैं, दुश्मनी रखते हैं और आउटसाइडर्स के साथ भी उनकी बड़ी दुश्मनी चलती है। फिर आता है फोर्ट्रेस मेंटालिटी। देखिए, यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेजन्स हुई हैं और यहाँ पे ट्राइबल लॉलेसनेस हमें देखने को मिली है, इसलिए हर विलेज ने फोर्ट्रेस यानी कि कलत, यहाँ पे जो उर्दू भाषा बोली जाती है अफ़गानिस्तान में, उसमें इसको कलत बोलते हैं। कलत की तरह यहाँ पे अपने घरों को बिल्ड किया गया है। तो यहाँ पे एक मिनिएचर डिफेंसिव पोजीशंस का जो लैंडस्केप है वो क्रिएट किया जाता है। फिर आता है चैलेंजिंग टेरेन। देखिए, यहाँ पे माउंटेनियस रीजन है। मैंने पहले बताया कि अफ़गानिस्तान एक माउंटेनियस कंट्री है, तो यहाँ पे काफ़ी हाईएस्ट और मोस्ट जैग्ड माउंटेन्स जो हैं पूरी दुनिया के, वो आपको यहाँ अफ़गानिस्तान में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको पामीर माउंटेन देखने को मिलेगा, हिंदू कुश माउंटेन देखने को मिलेगा। ये हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला अफ़गानिस्तान में आपको देखने को मिलती है। तो अब ये जो अफ़गानिस्तान की फ़िज़िकल जोग्राफ़ी है, ये किसी भी कॉन्क्वेस्ट को या रूल करने के लिए काफ़ी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट बना देती है किसी भी फॉरेन पावर को। कोई भी फॉरेन पावर यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट ही नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, यहाँ पे पामीर माउंटेन है, हिंदू कुश है, तो वहाँ पे सर्वाइव करना या युद्ध करना ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पामीर नोट, जिसको नेचर का फोर्ट्रेस भी बोलते हैं। देखिए, पामीर नोट जो है ये वो जगह है जहाँ पे हिंदू कुश, पामीर, तियान शाह, कुनलून और हिमालयास, ये सारे के सारे मीट करते हैं। देखो यहाँ पे कितनी पर्वत श्रृंखलाएं मीट हो रही हैं। हिंदू कुश है, पामीर है, तियान शान है, कुनलून है, हिमालयाज है, ये सारे मीट करते हैं। जहाँ मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पामीर नोट बोलते हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट अफ़गानिस्तान के जो बदख्शान है वहाँ पे सिचुएटेड है। अब देखिए, ये जो कन्वर्जेंस है माउंटेन रेंजेस की, ये एक नेचुरल फोर्ट्रेस बना देता है जो कि अफ़गानिस्तान के ईस्टर्न रीजन को प्रोटेक्ट करता रहा है थ्रू आउट द हिस्ट्री। और यहाँ पे जो मिलिट्री कैंपेन्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। आप जितनी मर्जी मिलिट्री को लेके यहाँ पे जाओ, लेकिन यहाँ पे सर्वाइवल करना, युद्ध करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे जो रगेड टेरेन्स हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसे अलग अलग टेरेन्स में या अलग अलग वैलीज़ में इस प्रकार से आइसोलेट कर देते हैं, तो जिससे जो ट्राइबल आइडेंटिटी है वो भी रीइंफोर्स होती है। और यहाँ पे जो सेंट्रलाइज कंट्रोल है उसको रेजिस्ट किया जाता है। कोई भी एक सेंट्रलाइज कंट्रोल यहाँ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो अपने अपने ट्राइब्स हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने जो भी कल्चर है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको मानते हैं। शायद कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि डेमोक्रेसी अफगानिस्तान जैसे देश में इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि यहाँ हर एक अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानता है। सेंट्रलाइज कंट्रोल यहाँ पे नहीं हो सकता है। एंशियंट अफगानिस्तान और अर्ली कनकेस्ट की अगर अब बात करें तो 500 BCE में अफगानिस्तान जो था वो आर्की मैनिड का
जो पर्शियन एम्पायर था उसका ईस्टर्न पार्ट था, यानी कि ये ईस्टर्न पार्ट था पर्शियन एम्पायर का। उस समय ये पर्शियन एम्पायर के अंडर हुआ करता था। इसके कुछ पार्ट्स जो थे वो पहले एंशियंट इंडियन किंगडम ऑफ गंधारा में भी थे। तो जो हमारा गंधारा का किंगडम था उसमें भी अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा हुआ करता था। फिर आता है 330 BCE, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने यहाँ पे हमला किया था और यहाँ पे काफ़ी लिटिल रेजिस्टेंस उनको मिली थी अलेक्जेंडर को उस समय, क्योंकि ये जो रीजन था उस समय यहाँ इतनी पॉपुलेशन नहीं हुआ करती थी। फिर आता है 305 से 180 BCE, हमारे भारत का जो मौर्यन एम्पायर था उसने मोस्ट ऑफ द अफगानिस्तान को कंट्रोल किया था। हालांकि नॉर्थ में उसके बाद ग्रीक सक्सेसर किंगडम आए थे, जैसे कि बल्ख, जिसको बैक्ट्रिया भी बोलते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना आपने कि एक समय था जब मोस्ट ऑफ द अफगानिस्तान मौर्यन एम्पायर के अंडर हुआ करता था। फिर आता है पोस्ट मौर्यास। अब जैसे मौर्यास क्लैप्स हो गए तो बहुत से सेंट्रल एशियन इन्वेजन्स हुई और अफगानिस्तान के जो माउंटेन के रीजन थे वहाँ पे कई ऐसे युद्ध करने वाले लोग तैयार हुए जिन्होंने अपने इंडिविजुअल टेरिटरीज को डिफेंड करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं पाश्तून लोगों की, जिसको अफगानिस्तान का कोर माना जाता है। सदर्न और ईस्टर्न अफगानिस्तान को हिस्टोरिकली आज के समय के जो पाश्तून हैं उन्होंने ही इनहेबिट किया है, यानी कि वही वहाँ पे रहे हैं। और अफगानिस्तान में जब हम अफगान बोलते हैं कि ये अफगान लोग हैं तो ये भी बेसिकली पाश्तून को ही बोला जाता है। तो पाश्तून आर बेसिकली साइनोनिम टू अफगान जब हम अफगान बोलते हैं। इनकी जो पाश्तो लैंग्वेज है ये एंशियंट ईस्टर्न ईरानियन लैंग्वेज के काफ़ी क्लोज है, रिलेटेड टू अवस्थान, जो ओरिजिनल लैंग्वेज मानी जाती है ज़ोरास्ट्रियन स्क्रिप्चर्स की। अब ये ज़ोरास्ट्रियन धर्म था ना, ये जो पारसी धर्म था, ज़ोरास्ट्रियन धर्म ईरान और इराक में आप सब जानते हो, अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। ईरान और इराक आज के समय तो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन पहले ये पर्शियन कंट्रीज़ हुआ करती थी। यहाँ पे ज़ोरास्ट्रियन या पारसी धर्म जो है वो माना जाता था। लेकिन बाद में मुस्लिम इन्वेजन्स हुई, वहाँ पे कई पारसियों को मारा गया, कईयों को भगाया गया और कईयों ने भारत में आके भी शरण ली थी, मुख्यतः गुजरात में। तो इस प्रकार से फिर अब आज के समय पूरे के पूरा जो पर्शिया है वो ईरान और इराक है वो मुस्लिम कंट्रीज़ बन चुका है, लेकिन पहले यहाँ पे पारसी धर्म के लोग हुआ करते थे। तो ज़ोरास्ट्रियन स्क्रिप्चर्स में जो ओरिजिनल लैंग्वेज है अवेस्तन, उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज मानी जाती है पाश्तो लैंग्वेज। कई ऐसे इन्वेडर्स थे जिन्होंने जितने भी ये पाश्तून ट्राइबल स्ट्रक्चर है इन्हें एसिमिलेट करने का, एक करने का प्रयास किया, इनकी लैंग्वेज को अडॉप्ट किया और रीजन की जो रेपुटेशन है उसे रीइंफोर्स करने का काम किया फियर्स इंडिपेंडेंस के लिए। अब अगर हम अफगानिस्तान में ट्राइबल एम्पायर्स की बात करें तो कैसे इनका राइज हुआ और कैसे इनकी फ्रेगमेंटेशन हुई, कैसे ये डिवाइड होने लगे, तो सबसे पहले ग्रीसो बैक्ट्रियंस आते हैं। हेलेनिस्टिक किंगडम था ये, जहाँ पे ग्रीक और लोकल इन्फ्लुएंस कंबाइन था। यहाँ पे लोकल कल्चर भी था और जो ग्रीक कल्चर था, इन दोनों का ये बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन था। फिर आते हैं इंडो पार्थियंस। यहाँ पे मॉडर्न अफ़गानिस्तान और जो पाकिस्तान का कुछ पार्ट है वहाँ पे इन्होंने रूल किया था। फिर आते हैं साका या साइथियंस, नोमैडिक वॉरियर्स हुआ करते थे जो ये इस रीजन में सेटल हुए थे। कुशान्स की बात करें तो इन्होंने फेमस बुद्धा के स्टैचूज़ बनाए थे बामियान में, जिसको बाद में तालिबान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो बामियान बुद्धास के जो हिस्ट्री है उसको भी मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फिर आते हैं हेप्थैलाइट्स, इन्हें वाइट हून्स भी बोला जाता था और इन्होंने भी एक समय काफ़ी बड़ी टेरिटरी थी अफ़गानिस्तान की जिसको कंट्रोल किया था। अब इस समय आते आते ये जो रीजन था ये ऑलरेडी अपनी रेपुटेशन जो है, अब इस समय तक आते आते ये जो रीजन अफ़गानिस्तान का ये इस रेपुटेशन को एक्वायर कर चुका था कि इसको कॉन्कर करना, यानी इसको जीतना और इसको अपने पास होल्ड करना, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हर एक एम्पायर धीरे धीरे फ्रेगमेंट होता जा रहा था स्मॉलर सैटेलाइट्स में, यानी कि छोटे छोटे एरियाज़ में जो बड़ा एक एम्पायर था वो फ्रेगमेंट होता जा रहा था, टूटता जा रहा था। फिर 2000 सालों का स्ट्रगल चलता है इस्लामिक कॉन्केस्ट में। अरब्स जब 18 सेंचुरी में यहाँ पे अराइव हुए तो अफ़गानिस्तान में छोटे छोटे पैच वर्क शुरू हुए। हालांकि यहाँ पे जो टफ प्रिंसिपैलिटीज़ थी इन्होंने काफ़ी फियर्सली जो कॉन्केस्ट था, यानी जो फॉरेन पावर्स का यहाँ पे राज था और जो रिलीजियस कन्वर्जन्स थी, इस्लामिक धर्म में कन्वर्ट होने वाली जो बातें थी, इन सब चीज़ों को इन्होंने काफ़ी हद तक रेजिस्ट किया। अरब एक्सपेडिशन हुई 20,000 लोगों के साथ
जो कि कंधार के जुम्बिल्स के अगेंस्ट रखी गई थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5,000 लोग ही सर्वाइव कर पाए इन 20,000 लोगों में, बाकी सारे मार दिए गए थे। तो ये बहुत ही बड़ा सेटबैक था इस्लामिक एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए। तो बेसिकली पूरे 200 साल लगे थे अफगानिस्तान को वेस्ट से लेके तो ईस्ट तक इस्लामाइज करने में, यानी पूरे के पूरे अफगानिस्तानी को मुस्लिम बनाने में 200 से ज़्यादा साल लगे थे। ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस थी, इसको याकूब इबन अल लायथा अल सफ़र ने कंप्लीट किया था, जो कि एक पर्शियन ब्लैक स्मिथ था, जो कि अफगानिस्तान में बॉर्न हुआ था, और उसने फिर अंततः काबुल को कॉन्कर किया था, काबुल को जीता था। तो इन सबसे पहले अफगानिस्तान पूरा का पूरा हिंदू देश था। यहाँ पे हिंदू ही रहा करते थे, हिंदू मंदिर, यहाँ पे घंटियाँ बजती थी, पूरा हिंदू कल्चर माना जाता था। इस्लामिक कॉन्केस्ट के बाद भी जो हिंदू शाही डायनेस्टी थी, उसने 100 सालों तक राज किया था ईस्टर्न अफगानिस्तान में, जब महमूद गजनी ने 1000 सीई में आके इसे कॉन्कर किया था। तो आज के समय भी जो अफगानिस्तान के मुस्लिम्स हैं, उनके पुरखे भी पहले हिंदू हुआ करते थे। ये जो इतिहास है ये हमें ये बताता है। फिर आता है मंगोल इन्वेजन और अफगानिस्तान के लोगों के द्वारा फियर्स रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले जो बामियान आता है 1221 में। मंगोल्स जब अफगानिस्तान में पहुंचे तो उन्होंने बामियान वैली में काफ़ी फियर्स रेजिस्टेंस देखा था, काफ़ी खून खराबा हुआ, काफ़ी युद्ध हुआ यहाँ पे। और जो गेंगिस खान था, उसका जो ग्रैंडसन हुआ करता था, वो इस सीज में मारा गया था। अब यहाँ पे मंगोल्स जो थे, उन्होंने वैलीज़ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे उनका मजाकर किया, काफ़ी ज़्यादा लोगों को मारा था। अब यहाँ पे मॉडर्न जो हज़ारा लोग हैं, जो हज़ारा पीपल होते हैं, वो माना जाता है कि जो मंगोल गैरिसन थे उनके डिसेंडेंट थे, जिनके पुरुषों ने यहाँ पे जो ताजिक लड़कियाँ थी उनके साथ शादी करी थी। तो मंगोल लड़के आए, तो यहाँ पे मंगोल वॉरियर्स आए, और उन्होंने क्या किया, यहाँ की जो ताजिक गर्ल्स थी, ताजिक लड़कियां थी, उनके साथ शादियां करी। तो फिर इनके जो आगे बच्चे हुए, इन्हें बोलते हैं हज़ारा पीपल। तो यहाँ पे जो हज़ारा लोग रहते हैं, इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो मंगोल आर्मी थी, गेंगिस खान था, उसकी आर्मी के साथ सीधा कनेक्शन है, क्योंकि इसके जो वॉरियर्स थे उन्होंने यहाँ की ताजिक पत्नियों के साथ ये बच्चे पैदा किए। माइटी मंगोल अम्पायर जो था वो यहाँ पे सेंट्रलाइज कंट्रोल अफगानिस्तान में काफ़ी समय तक नहीं रख पाया था। धीरे धीरे यहाँ पे फ्रेगमेंटेशंस होने लगी थी और ये अम्पायर भी यहाँ पे वीक होने लग पड़ा था। अब देखिए, भारत में आने से पहले जो बाबर था, ज़ाहिर उद्दीन मोहम्मद बाबर, जो कि बाद में पहला मुग़ल एम्परर बना था, उसने काबुल में, भारत में आने से पहले काबुल में अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया था, और 2 डिकेड्स तक 20 सालों के करीब उसने वहाँ पे राज किया। उसके बाद जाके फिर वो भारत आया था। दूसरा आता है द मुग़ल फॉर्मूला। अब यहाँ पे मुग़ल रूल जो था अफ़गानिस्तान में, वो कुछ चीज़ों का, कुछ फैक्टर्स का कम्बिनेशन था। जो ट्राइब्स थी उसको उस रीजन में पे किया जाता था। दूसरा कि सिर्फ अर्बन सेंटर्स ही थे जहाँ पे मुग़ल्स ने अपना कंट्रोल किया। जो विलेज है या जो ट्राइबल्स हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे मुग़ल्स ने कंट्रोल नहीं किया था, और इवन जो ट्राइब्स थी उनको पे भी किया जाता था। तो ये मुग़ल फार्मूला था। वहाँ पे ज़्यादा उन्होंने यहाँ लड़ाई झगड़े खून खराबे करने का प्रयास किया ही नहीं। कांस्टेंट रिवोल्ट्स की बात करें तो जो मुग़ल रूल था वो हमेशा से प्रिकेरियस रहा है अफ़गानिस्तान के लिए, और यहाँ पे कांस्टेंट ट्राइबल रिवोल्ट्स अगेंस्ट मुग़ल्स इन्होंने फेस किए हैं। स्पेशली 1672 से 1677 तक, जिसको लीड किया था खुशल खान खटक ने, जो कि एक पॉइट था, और बाद में इसको डिफीट कर दिया गया था। लेकिन जो मुग़ल अथॉरिटी थी, उन्होंने जो मेन रोड्स थे उनके बाहर कभी भी अपने राज को ले जाने का नहीं सोचा, यानी कि जो अर्बन सेंटर्स थे वहीं तक वो सीमित रहे। जो गांव देहात थे, जो ट्राइबल्स जहाँ पे काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे, ट्राइबल फाइटर्स, वहाँ पे उन्होंने राज करने का नहीं सोचा। मुग़ल पावर की लिमिट क्या थी? देखिए, मुग़ल पावर जो था वो फार वेस्ट यानी गजनी तक और सेंट्रल अफ़गानिस्तान में बामिया तक एक्सटेंड हुआ था। लेकिन पर्शियन साफाविज जो थे कंधार के, उनके साथ वो डिकेड्स तक यानी काफ़ी सालों तक युद्ध करते रहे, जिसके बाद जो साफाविज थे वो हार गए थे, और शाहजहाँ के समय ये पूरा का पूरा जो रीजन था ये मुगल्स के पास आ गया था। साफाविज के लिए भी अफ़गान ट्राइब्स को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, और इवन जो रीजनल पावर्स थी वो भी फुल्ली
स्पेसिफाई इस पूरे के पूरे एरिया को नहीं कर पाई। अब हम अगर अफगान रिवोल्ट की बात करें अगेंस्ट साफाविड्स, तो जो पर्शियन साफाविड्स थे, पर्शियन मतलब आज के समय का ईरान इराक, उन्होंने कोशिश करी कि पाश्तून ट्राइब्स जो हैं उनको कंट्रोल किया जा सके और उन्हें शिया इस्लाम में कन्वर्ट कराया जा सके। अब देखो, पहले ये हिंदू थे, इनको कन्वर्ट करवाया गया सुन्नी इस्लाम में। अब यहाँ जो पर्शियन मुस्लिम्स थे, ये साफाविड्स, ये चाहते थे कि ये शिया इस्लाम में आ जाए। तो 1709 में यहाँ पे रिवोल्ट होता है साफाविड्स के खिलाफ कंदाहार में, क्योंकि जो पर्शियंस थे इन्होंने कंट्रोल और रिलीजियस कन्वर्जन का अटेम्प्ट किया था। एम्पायर यहाँ पे फॉल होता है। अफ़गान रिवोल्ट जो था उसने पूरे के पूरे साफाविद एम्पायर को ख़त्म कर दिया और उसके बाद फियर्स रेजिस्टेंस जो है वो अफ़गान ट्राइब्स के द्वारा इनको मिली। नादिर शाह की बात करें तो वारलॉर्ड नादिर शाह का जो राइज था, इसने अफ़गान के इंडिपेंडेंस को टेम्परली चेक किया था, यानी कुछ समय के लिए अफ़गानिस्तान दोबारा इसके कंट्रोल में आया। अब हम बात करते हैं मॉडर्न अफ़गानिस्तान की। तो जो फाउंडर ऑफ अफ़गानिस्तान माना जाता है वो है अहमद शाह दुरानी। तो इनका नाम आपने ध्यान में रखना है, ये सवाल पूछा जा सकता है कि किसे अफ़गानिस्तान के फाउंडर माना जाता है। अहमद शाह दुरानी को। जो मॉडर्न अफ़गानिस्तान है माना जाता है कि उसको 1747 में अहमद शाह दुरानी ने फाउंड किया था, नादिर शाह के डेथ के बाद। दुरानी जो था उसने नादिर शाह के जो डिसेंडेंट्स थे पर्शिया में, उनसे टेरिटरी ली थी, मुग़ल से ली थी, उज़्बेक से ली थी और यहाँ पे एक यूनिफाइड अफ़गान स्टेट बनाया था। तो जो मुग़ल से एरिया था वो भी वापस लिया, नादिर शाह के पास जो एरिया था वो भी वापस लिया, उज़्बेक से जो एरिया था वो भी वापस लिया और फिर एक मॉडर्न अफ़गानिस्तान उसने बनाया, जो आज के समय हमें अफ़गानिस्तान की टेरिटरी पूरी की पूरी दिखती है। तो यहाँ पे अफ़गानिस्तान एज अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल एंटिटी की शुरुआत होती है। हालांकि जो इंटरनल ट्राइबल डिवीजन्स थी वो अभी भी स्ट्रॉन्ग थी, अपने जो ट्राइबल्स थे वो आज भी लड़ते रहते थे। ब्रिटिश एक्सपीरियंस कैसा था, तो यहाँ पे 3 एंग्लो अफगान वॉर्स हुए हैं। पहला एंग्लो अफगान वॉर हुआ था 1839 से 1842 के बीच में। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने इन्वेजन किया था ताकि जो रशियन इन्फ्लुएंस था इस पूरे के पूरे रीजन में उसे काउंटर किया जा सके। तो यहाँ 16,500 से ज़्यादा सोल्जर्स को और जो सिविलियंस थे उन्हें रिट्रीट होना पड़ा था काबुल से। यहाँ पे सिर्फ एक ही यूरोपियन सर्वाइव कर पाया था। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1878 से 1880 में हुआ था। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान के जो फॉरेन अफेयर्स थे उनका कंट्रोल गेन कर लिया, लेकिन अपनी जो मिलिट्री फोर्सेस थी उनको विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू रेजिस्टेंस जो ब्रिटिश मिलिट्री थी उसे देखने को मिल रही थी। फिर थर्ड एंग्लो अफगान वॉर होता है 1919 में। अफगानिस्तान ने यहाँ जो फॉरेन पॉलिसी का कंट्रोल था उसको दोबारा रीगेन कर लिया और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस से पूरी की पूरी इंडिपेंडेंस यहाँ पे अफगानिस्तान को मिल गई 1919 में। अब अंग्रेज यहाँ पे सीखे क्या? इट इज़ ऑफन ईजियर टू डू बिजनेस विद अ लोकल रूलर with popular support than to support a leader backed by foreign powers. The cost of propping up such a leader eventually add up. कि भाई इस प्रकार के जो लोकल रूलर हैं जिनको पॉपुलर सपोर्ट काफ़ी होती है उनके साथ बिजनेस करना काफ़ी इजी है देन ऐसे किसी लीडर के साथ जिसको फॉरेन पावर्स के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। 1839 से 42 के बीच में जो अफगानिस्तान और ब्रिटिश के बीच में युद्ध हुए, इससे अंग्रेज ये समझ गए कि अफगानिस्तान में एक पपेट गवर्नमेंट को इंस्टॉल करना, यानी एक ऐसी सरकार को जो बस हमारे हिसाब से चले, ऐसे किसी गवर्नमेंट को इंस्टॉल करना और मेंटेन करना, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी है और ये अल्टीमेटली फुटाइल भी है। फुटाइल का मतलब हुआ व्यर्थ होना, कि ये व्यर्थ है क्योंकि इवेंचुअली यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि ये जो लोग हैं इनको पैसे और इन सब से मतलब नहीं है, इनके लिए आत्मसम्मान वाली बात सबसे पहले है। इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हमारे ऊपर कोई भी दूसरा राज नहीं कर सकता। तो जो मोस्ट सक्सेसफुल पीरियड था इन्फ्लुएंस का ये तब था जब यहाँ पे जो और उनके साथ मिलके इन्होंने काम किया, रादर देन जब उन्होंने एक्सटर्नल कंट्रोल को थोपने का इनके ऊपर प्रयास किया। रशियन एक्सपीरियंस की बात करें तो सोवियत अफगान वॉर भी हुए हैं। सोवियट्स ने यानी आज के समय का रशिया यूएसएसआर 1979 से 89 के बीच में यहाँ पे इन्वेजन करी थी। तो सोवियत यूनियन ने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो थी काबुल को, उसको सपोर्ट करने के लिए अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ब्रूटल गोरिल्ला वॉर इनके खिलाफ हुए थे और उसकी वजह से फिर यहाँ पे काफ़ी नुकसान भी सोवियत को हुआ था। 1 लाख से ज़्यादा ट्रूप्स को सोवियत यूनियन ने मेजर सिटीज़ में डिप्लॉय किया था, लेकिन सोवियत जो थे वो जो रूरल और जो पहाड़ी क्षेत्र हुआ करते थे वहाँ पे जो मुजाहिदीन फाइटर्स थे उन्हें नहीं हरा पाए थे। 10 साल के युद्ध के बाद
15,000 से ज़्यादा जो सोवियट्स थे, खासकर जो सोवियत मिलिट्री पर्सनल्स थे, उनकी मृत्यु हुई। बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे वेस्ट हुए। यूएसएसआर ने अपनी हार स्वीकार कर ली और यहाँ से वो चले गए। और ऐसा माना जाता है कि 1991-92 में इवेंचुअली जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था, तो उसमें ये जो अफ़गानिस्तान और सोवियत का वॉर था, इसका बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए सोवियत यूनियन ने यहाँ पे खर्च किए, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा इवेंचुअली नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि जो फॉरेनर्स हैं, उन्हें ये जो कंदाहार का रीजन है, इससे काफ़ी ज़्यादा खबरदार रहने की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान के पूरे हिस्ट्री में कंधार का जो रीजन है, ये पर्टिकुलरली फियर्स रेजिस्टेंस का सेंटर रहा है आउटसाइड कंट्रोल के लिए। जितनी भी फॉरेन पावर्स यहाँ पे आई हैं, सबसे ख़तरनाक रेजिस्टेंस अगर उनको कहीं पे मिला है तो वो यही कंधार का रीजन है। यहाँ के जो जुनबिल्स थे, उन्होंने अरब फोर्सेस को पूरा डेसिमेट कर दिया था। मॉडर्न जो तालिबान की मूवमेंट है, उसका ओरिजिन भी इसी कंधार रीजन से हुआ। कंधार एक ऐसा रीजन है जिसने अफगानिस्तान के अभी तक के मोस्ट डिटरमाइंड और फियर्स फाइटर्स को जन्म दिया है। ये जो रीजन है, ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, ट्राइबल ट्रेडिशंस है यहाँ पे। इसकी इतिहास है इंडिपेंडेंस का, इसके ऊपर कोई भी फॉरेन पावर आज दिन तक रूल नहीं कर पाई। किसी ने करा भी है तो वो भी अच्छे से यहाँ पे, अगर मान लो राज आ भी गया, तो कंट्रोल कभी लंबे समय तक नहीं कर पाई। तो अब सवाल है कि अफ़गानिस्तान अनकॉन्करेबल क्यों रहा। 3 की फैक्टर यहाँ पे आते हैं। सबसे पहला आता है ट्राइबल डाइवर्सिटी। यहाँ पे ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल मेंटालिटी हैं, उन्हें अपने ट्राइब का कल्चर, ट्रेडिशन, उन सब से बहुत ज़्यादा प्यार और लगाव है, और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी ट्राइब के अलावा कोई और उनके ऊपर राज करे। दूसरा आता है फोर्ट्रेस मेंटालिटी, ये हमने आपको पहले बताया, फोर्ट्रेस यहाँ पे बनाए जाते हैं। और तीसरा आता है चैलेंजिंग टेरेंस, यहाँ पे माउंटेनियस रीजन्स हैं, हिंदू कुश है, पामीर माउंटेन्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो टेरेन है ये बहुत ही मुश्किल है। इवन अपने धर्म को ही बदलने के लिए यहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस देखने को मिली थी। इसका मतलब ये था कि एक समय यहाँ पे ऐसे हिंदू थे जो काफ़ी कट्टर हिंदू हुआ करते थे, और काफ़ी रेजिस्टेंस यहाँ पे मिली उन्हें मुस्लिम बनाने में। ज़ीरो सक्सेसफुल ऑक्यूपेशन है। नंबर ऑफ एम्पायर्स जो सक्सेसफुली लॉन्ग टर्म के लिए पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर सेंट्रलाइज कंट्रोल को मेंटेन कर पाए हैं, वो ज़ीरो हैं। आज दिन तक कोई भी लंबे समय तक इनके ऊपर राज नहीं कर पाया। अब लाइट हैंडेड कंट्रोल सक्सेसफुल अप्रोच रही है, जैसे कि मुगल मॉडल था। उन्होंने सिर्फ जो मेन सेंटर्स थे, अर्बन सेंटर्स, उन्हीं को कंट्रोल किया। जो ट्राइबल्स थे उनको उन्होंने कभी कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं करी। इनफैक्ट वो उन्हें वहाँ पे पैसे भी देते थे, उनके साथ अच्छे संबंध बनाते थे। ट्राइबल ऑटोनॉमी, यहाँ पे उन्होंने लूजली कंट्रोल किया उन एरियाज़ को जो अलग अलग ट्राइब्स का है, और इवन वहाँ पे उन्होंने ऑटोनॉमी भी दी। लिमिटेड एम्बिशंस, अब यहाँ पे सेंट्रलाइज कंट्रोल करने की कोई एम्बिशन कई लोगों ने नहीं रखी, जैसे कि मुगल्स थे, या फिर अफगान और ब्रिटिशर्स के जो वॉर हुए उसके बाद अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पे लिमिटेड एम्बिशंस रखी और ट्राइबल ऑटोनॉमी के ऊपर ध्यान दिया। तो हिस्ट्री ये बताती है कि जो लोकल पावर का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से काम करता है, और एक जो सस्टेनेबल अप्रोच है अफ़गानिस्तान के साथ इंगेजमेंट की, वो यही है कि यहाँ पे जो ट्राइबल ऑटोनॉमी है उसकी रिस्पेक्ट की जाए, और यहाँ पे क्या किया जाए, लाइट हैंडेड कंट्रोल के ऊपर ही काम किया जाए। मॉडर्न पावर्स के लिए यहाँ पे क्या लेसन है, सबसे पहला आता है द फंडामेंटल रियलिटी यहाँ पे यही है कि अफ़गानिस्तान को हो सकता है टेम्परेली कॉन्कर करना पॉसिबल है, लेकिन जो अफ़गानिस्तान की मिलिट्री है उसे बैटल में डिफीट करना बहुत मुश्किल है, प्लस लॉन्ग रन में इनके ऊपर राज करना बहुत ही मुश्किल है। जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं उन्हें बाहर आउटसाइड की जो लग्जरी है, ना तो उनको उनका पता है और ना ही उनकी ऐसी कोई ख्वाहिश है कि वो ऐसी कोई चीज़ें चाहते हैं। उनके पास और कोई भी जगह नहीं है जाने के लिए, इसलिए वो अपने पूरी उम्र युद्ध कर सकते हैं। और वैसे भी जो ट्राइबल्स हैं यहाँ के, वो अपने कल्चर, ट्रेडिशंस, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी सोच रखते हैं, और ये उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जीना मरना इनके खून में है, मतलब इनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ है वो लड़ना ही है, और युद्ध करना और मरना ये इनके लिए गर्व की बात होती है कि हम युद्ध कर रहे हैं, हम फाइटर्स हैं। और इनके ऊपर अगर तुम परमानेंट राज करने का प्रयास करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ युद्ध ही युद्ध होंगे और ब्लडशेड ही ब्लडशेड होगा। ये कभी भी किसी फॉरेन पावर का अपने ऊपर राज नहीं स्वीकार कर सकते हैं।
तो इसलिए एक बेस्ट तरीका इनके साथ डील करने का क्या है कि जो लोकल पावर्स हैं, अलग अलग जो ट्राइब्स हैं और उनके जो लीडर्स हैं, उनके साथ अच्छे संबंध बनाए जाएँ, दोस्ती की जाए और उनके साथ जो भी बिजनेस है, धंधा है, वो सब किया जाए। तो ये है दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो लेक्चर्स मैंने बताए हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरी बाकी प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इन सारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो आप। ऐसे बहुत से लेक्चर्स आपको मिलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। बाकी ऐसे ही जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।